नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, आज की वीडियो भी आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स को क्वेश्चन के साथ डिस्कस करता हूं, यानी आपके एग्जाम में इस करंट अफेयर से कैसे सवाल बन सकते हैं और साथ ही साथ आपके लिए भी एक प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करता हूं और उसका जवाब आपसे कमेंट बॉक्स में मांगता हूं ताकि आपकी स्टैटिक जीके भी मजबूत होती जाए। तो दोस्तों, बिना देर किए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जी, सबसे पहला न्यूज यहाँ पे यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का जो चुनाव आयोग है उसके नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बनाए गए हैं, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो भारत के चुनाव आयोग के जो नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो बनाए गए हैं, इनका नाम है अजय भादु और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो 24 जुलाई 2024 तक की गई है। आपको पता ही है कि भारत में जो भी चुनाव होते हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हेड बॉडी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत का चुनाव आयोग। और इसी के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अजय भादु जी की नियुक्ति की गई है। अब यहाँ तो डिप्टी के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसके अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात कर ले तो इनका नाम है राजीव कुमार। इनका भी नाम आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि यहां हम डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं, लेकिन चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर हमारे इंडिया के हैं उनका नाम राजीव कुमार है और जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हमारे भारत के बने हैं उनका नाम अजय भादु है। और इनके पास कुछ और भी एक्सपीरियंसेस है, जैसे कि वडोदरा म्युनिसिपल जो है कमिश्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है और साथ ही साथ हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद के ये ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। तो इनको जो अभी पोस्ट दिया गया है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की, ये भी पोस्ट अपने आप में भारत देश के लिए एक अहम भरा पोस्ट होता है और भारत में जितने भी चुनाव कराए जाते हैं उसकी जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपी जाती है। तो अब इससे सवाल आपके एग्जाम में कैसे बनेंगे? सबसे पहला सवाल बन सकता है कि भारत के नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बनाए गए हैं, यानी कि इनकी जो नियुक्ति की गई है इनका नाम क्या है। तो पहले सवाल का जवाब आपका हो जाएगा अजय भादु। दूसरा, ये आपसे सवाल पूछ सकता है कि इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो कब तक की गई है। तो इनकी अपॉइंटमेंट जो की गई है वो 24 जुलाई 2024 तक की गई है। तीसरा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अजय भादु जी की नियुक्ति की गई है, लेकिन अभी भारत के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो ये सवाल आपके स्टैटिक के रूप में भी पूछ सकते हैं। तो इसका जवाब होगा राजीव कुमार, यानी कि इस राजीव कुमार जी हैं हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक इंपॉर्टेंट डे है जो पूरे विश्व में मनाई गई है। यह इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022। यानी कि ये दिन किस तारीख को मनाया गया है या किस महत्वपूर्ण दिन को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या रही है इस साल की, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो ये जो बेसिकली डे है वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये हर साल अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है, यानी कि और इस बार जो अक्टूबर के जो पहले मंडे जो पड़ी है वो 3 तारीख को पड़ी है, यानी कि इस 3 तारीख को वर्ल्ड हैबिटेट डे पूरे विश्व में मनाया गया है। और आपको पता ही है कि हर इंसान, हर पशु पक्षी या जितने भी इस धरती पे लिविंग थिंग्स है उनको यहाँ पे रहने का अधिकार है, उनको अपने हैबिटेट में वास करने का अधिकार है और उनके इसी अधिकार के लिए पूरे विश्व में वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। और उनके जो राइट्स है रहने के लिए, यानी वो चाहे इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, कोई भी हो लिविंग थिंग्स, उनके राइट को अवेयर करने के लिए बेसिकली इस दिन को पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे पहले इस दिन की जो न्यू रखी गई थी वो 1985 में रखी गई थी और सबसे पहले जो इसे सेलिब्रेट किया गया था वो 1986 में किया गया था। ये सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था और जो ये डे जो एग्जिस्टेंस में आया, यानी इसकी जो न्यू रखी गई वो 1885 में रखी गई, इसे याद रखिएगा। और जो सबसे पहला जो है इसका साल रहा है जिसमें इसे सेलिब्रेट किया गया है, उस साल का जो थीम था वो था शेल्टर इज माई राइट। याद रखिएगा, ये जो थीम है जब ये दिन पहली बार मनाया गया था उस वर्ष की थीम है। लेकिन अगर इस वर्ष की थीम आपसे पूछ ले तो इस वर्ष की जो थीम है वर्ल्ड हैबिटेट डे की वो है माइंड द गैप
लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, ये जो है इस साल की थीम रखी गई है। तो आपसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट डे से थीम से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं, डे से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं, और इसे कब पहली बार मनाया गया था इससे भी सवाल बन सकते हैं। तो इन तीनों बातों को इस इंफॉर्मेशन से निकाल के अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि फॉर्मूला 1 का जो सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया गया था उसका खिताब जो है सर्जियो पेरेज ने जीत लिया है। और ये तो इस खिताब के दावेदार बने हैं, लेकिन दूसरा स्थान किन्हें मिला है इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। और जो सर्जियो पेरेज है जिन्होंने सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है, ये एक मैक्सिकन ड्राइवर है और ये रेडबुल की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्मूला 1 रेस में। और बेसिकली जो इन्होंने जिसे पछाड़कर प्रथम स्थान हासिल किया है उनका नाम है चार्ल्स लेक्रेक। और इन्होंने क्या किया है कि फेरारी के जो खिलाड़ी है चार्ल्स लेक्रेक, उनसे ये लगभग 7.595 सेकेंड्स पहले इन्होंने जो है लाइन को टच कर लिया है और ये जो है इस खिताब के विजेता बन गए हैं। अब जो बात आ रही है कि इनके एक और मित्र, सहयोगी मित्र थे जिनका नाम था मैक्स वेस्टैपेन। इन्होंने इस खिताब के लिए भी दौड़ लगाया था, लेकिन इनकी जो जगह निश्चित की गई इस खिताब में वो 7th, यानी कि इनको 7वां स्थान इस सीरीज में दिया गया है। अब फॉर्मूला 1 जो कि आपको पता है कि ये एक जो है रेसिंग कार की एक चैंपियनशिप है, और ये जो है इंटरनेशनल जितने भी सिंगल ड्राइवर सीटर जो कार होते हैं उनकी एक ये इंटरनेशनल रेसिंग इवेंट होती है। और ये अलग अलग चैंपियंस के नाम से जाने जाते हैं। कई बार जो है ये जो हमारे देश हैं या जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उनके नाम पे भी इसके आयोजन किए जाते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और न्यूज हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो हमारे भारत देश में फॉर्मूला 1 का जो ट्रैक बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है। और ये जो ट्रैक बनाया जा रहा है ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड होल्डिंग ट्रैक है, और इसकी जो स्थापना की जा रही है वो दिल्ली NCR के गुरुग्राम में की जा रही है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। ये फॉर्मूला 1 इवेंट से रिलेटेड ये न्यूज थी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर जाए और हमारी पिछली वीडियो हर एक डेट की जरूर देखें। इससे आपको क्या होंगे कि कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं जो जिनसे रिलेटेड बाद में चल के हम उनसे एक और न्यूज बन जाते हैं और उससे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे पर डे आपसे बोलता हूं कि आप जो है हर एक दिन की करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखें। अब दोस्तों यहां पे फॉर्मूला 1 रेस की बात की जा रही है, तो जो पहली बार इस रेस का आयोजन किया गया था वो साल था 1946। इसे याद रखिएगा, 1946 से इस फॉर्मूला 1 रेसिंग की शुरुआत की गई थी। और जो पहला चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था वो था ट्यूरिंग ग्रैंड प्रिक्स, यानी कि इस ग्रैंड प्रिक्स के नाम से जो है पहला फॉर्मूला 1 रेसिंग कार इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज हमारा ये है कि एक खिलाड़ी है जिनका नाम है शिवपाल सिंह, और इन्हें जो है डोपिंग के मामले में संलिप्त होने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इनकी जो सस्पेंशन की गई है वो कितने वर्ष के लिए की गई है, और इनकी बॉडी में कौन सी ऐसी जो है बैन सब्सटेंस पाई गई है जिसके कारण इन्हें सस्पेंड किया गया है, और इन्होंने भारत के लिए कौन सा खिताब जीता हुआ है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये किस खेल के खिलाड़ी है। तो ये एक भारतीय जैवलिन थ्रोअर है, यानी इन्होंने भारत को जैवलिन में कई बार जो है मेडल दिला चुके हैं। वहीं जैवलिन की बात कर रहे हैं जिसमें अभी हाल ही में हमारे नीरज चोपड़ा जो है एक पर एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। उसी स्पोर्ट्स इवेंट के ये खिलाड़ी है, नाम है शिवपाल सिंह, और इनकी जो खेल है वो 2025 तक के लिए बैन कर दी गई है। यानी आप ये चीज समझ सकते हैं कि इस बैन करने के पीछे जो कारण रहा होगा वो काफी जो है भयावह कारण रहा होगा, जिसके कारण इनकी जो कैरियर के लिए जो खेलते हैं भारत देश के लिए वो अब नहीं खेल पाएंगे। यानी सबसे पहले जानते हैं कि इनके बॉडी में कौन ऐसा सब्सटेंस मिला हुआ था जिसके कारण इन्हें जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा जब टेस्ट लिया गया तो इनकी टेस्ट में वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई और ये इन्हें जो है अपने स्पोर्ट से बैन कर दिया गया। तो वो सब्सटेंस था मीथेन डी इनॉन।
ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनके लिए ये बैन कर दिया गया है कि आप इस सब्सटेंस को अपनी बॉडी में नहीं ले सकते हैं। एक्चुअली इस सब्सटेंस को बॉडी में लेने से ये होता है कि जो बॉडी के अंदर जो स्टेरॉयड हार्मोन्स है वो काफ़ी अच्छे से एक्टिव हो जाती है और जिसके कारण जो इनकी परफॉर्मेंस है वो बूस्ट हो जाती है। लेकिन ये एक नेचुरल तरीका नहीं है किसी भी इवेंट को जीतने के लिए, इसीलिए इस सब्सटेंस को बैन किया गया है। और अभी जो इनकी रिपोर्ट आई है, इनके बॉडी में यही सब्सटेंस पाया गया है जिसके कारण इन्हें 2025 तक के लिए बैन कर दिया गया है। अब जानते हैं कि ये कहाँ के खिलाड़ी है और भारत के लिए इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। तो ये बेसिकली एक उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं, ये एथलीट है उत्तर प्रदेश राज्य के, और इन्होंने एशियन चैंपियनशिप 2019 में सिल्वर मेडल अपने देश को दिलाया हुआ था। साथ ही साथ वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स 2019 का जो आयोजन किया गया था उसका खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया हुआ था। यानी इन्होंने भारत देश के लिए कई सारे खिताब की अपने नाम किए हुए हैं और अभी हाल ही में इनकी जो खेल है वो अब 2025 तक के लिए बैन कर दी गई है। अब यहाँ पे आपके जो एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, सबसे पहला सवाल पूछा जा सकता है जो गेम्स है कि किस गेम से ये रिलेट करते हैं। यानी कि शिवपाल सिंह को जो है 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है और ये किस खेल के खिलाड़ी है, सबसे पहला आपका सवाल हो सकता है। तो ये भारत के जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी है। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि इन्हें जो बैन किया गया है वो कब तक किया गया है, तो 2025 तक किया गया है। तीसरा आपसे ये पूछ सकता है कि शिवपाल सिंह जिन्हें जो है डोपिंग के मामले में सस्पेंड किया गया है, इनकी बॉडी में कौन से ऐसे सब्सटेंस पाए गए हैं जिनके कारण इन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो हमारे तीसरे सवाल का जवाब हो जाएगा मीथेनडिएनोन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि हमारे भारत देश की राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स जो है वो दिया गया है। अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ऐसे कैटेगरीज की बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे कैटेगरी पे हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, और अगर आप सारे कैटेगरी और इसके बारे में डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripariksha.com पे जाए और वहां पे आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स का टैब मिलेगा। आप वहां पे जाकर हर एक दिन की जो करंट अफेयर्स है उसे आप पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। साथ ही साथ वन लाइनर पढ़ सकते हैं, वीकली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, यानी मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। यानी हर एक करंट अफेयर्स के फॉर्मेट को हम वहां पे अपडेट करते रहते हैं, तो आप जो है पूरी डिटेल वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप उस चैनल पे जाए और हर एक दिन की वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि हर एक दिन की करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी जो है हम अवेलेबल कराते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है ये पीडीएफ मिल जाएंगे, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और दोनों लैंग्वेज में करंट अफेयर्स को पढ़ें। बात यहाँ पे अब इस अवार्ड की कर लेते हैं, जिसकी जो है विजेता को हमारे देश के प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड्स का नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स, और ये जो अवार्ड दिया गया है ये हमारे भारत देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब इस अवार्ड के अलग अलग श्रेणी में जो क्लीनेस्ट सिटी की जो हमारे देश की श्रेणी है उसमें फिर से इंदौर को सम्मानित किया गया है। यानी इससे पहले भी जो हमारे देश की क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया था वो इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को दिया गया था, और दूसरे स्थान पे सूरत को जो है वो दूसरा स्थान दिया गया है। अब इसके एक और कैटेगरी जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कैटेगरी के लार्ज स्टेट में बात कर ले, यानी जितने भी हमारे भारत देश के लार्जर स्टेट्स है उनकी कैटेगरी में बात करें तो पहला स्थान तेलंगाना राज्य को दिया गया है, दूसरा हरियाणा को दिया गया है और तीसरा तमिलनाडु को दिया गया है। लेकिन अगर वहीं की स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अगर स्मॉलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इस कैटेगरी में जो पहला स्थान मिला है वो अंडमान और निकोबार को मिला है, और दूसरा स्थान 2 यूनियन टेरिटरी को दिया गया है, पहला दादर एंड नगर हवेली और दूसरा दमन एंड दीव। यानी ये दोनों जो यूनियन टेरिटरी है इस कैटेगरी में दूसरा स्थान इन्हें मिला है, और थर्ड नंबर पे है सिक्किम राज्य। यानी कि आपको ये सारे कैटेगरी में जो जो स्टेट्स की रैंकिंग की गई है उस रैंकिंग को अच्छे से याद रखना है, और रैंकिंग के आधार पे भी आपके क्वेश्चन सवाल जो है एग्जाम में बन सकते हैं। दूसरा ये सवाल बन सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स जो है ये किनके द्वारा प्रदान की गई है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज हमारे क्रिकेट जो है प्रेमियों के लिए है, और ये न्यूज ये है कि जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन याद करना बहुत जरूरी है, और उनको ये इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी याद भी हो जाएगी, हमें पता है, लेकिन आपको भी इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से याद कर लेना है। इंफॉर्मेशन ये है कि 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, और वो कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। और इन्होंने जो अपना 400 T20 मैच खेला है, वो अभी जो ऑनगोइंग साउथ अफ्रीका के साथ भारत का जो T20 मैच हुआ है उसमें इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। और अभी तक अगर पूरे विश्व की बात करें, ये तो भारतीय खिलाड़ी की बात हो रही है कि प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने 400 T20 मैचेस खेले हैं, लेकिन अगर विश्व की बात करें तो विश्व में जो पहले ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 400 से अधिक मैचेस खेले हैं वो कायरन पोलार्ड है, और इन्होंने जो है टोटल जो T20 मैचेस खेले वो 614 मैचेस खेले हैं। यानी इनकी जो रिकॉर्ड है वो अभी भी रोहित शर्मा से काफी आगे है, और ये विश्व के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 614 जो है T20 मैचेस, यानी कि T20 मैचेस का सर्वाधिक जो है अगर हम बात कर ले खेलने का रिकॉर्ड, तो कायरन पोलार्ड के पास है। अब जो है कुछ ऐसे भी भारतीय हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 मैचेस सबसे ज्यादा खेले हैं, उनमें रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, विराट कोहली, MS धोनी के नाम शामिल है। और ये सारे के सारे खिलाड़ी जो है ये लगभग 350 मैचेस से ऊपर खेल चुके हैं या 350 मैच खेल चुके हैं। तो इस रिकॉर्ड को भी आप याद रखिएगा, इससे भी सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज हमारा ये है कि हीरो मोटोकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति की गई है। ये हीरो मोटोकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो इनका नाम है, ये एक मूवी के स्टार है, यानी कि ये एक साउथ जो है स्टार है, नाम है रामचरण। और आप इनकी बहुत सारी मूवीज आपने देख रखी होगी। अभी हाल ही में इन्हें हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो हीरो मोटोकॉर्प है ये तो आपको पता ही है कि विश्व की जितने भी मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स हैं उनकी जो है ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियों में से ये एक है। और भारत की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो है टू व्हीलर बनाने का जो रिकॉर्ड है वो इसी कंपनी के नाम है। और इसके द्वारा, यानी कि इस कंपनी के द्वारा एक जो है प्रोग्राम की भी अभी लॉन्चिंग की गई है, क्योंकि अभी जो है फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो अपने जो है टू व्हीलर को ये बेचने के लिए कई सारे इन्होंने ऑफर भी अभी निकाले हैं, साथ ही साथ कई सारे रिवॉर्ड्स वगैरह भी दे रहे हैं, या EMI में ये काफी डिस्काउंट्स वगैरह भी कर रहे हैं। तो इन्होंने जो अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, नाम है गिफ्ट प्रोग्राम, और इस गिफ्ट प्रोग्राम का मतलब यही है ग्रैंड इंडियन फेस्टिवल ऑफ ट्रस्ट, यानी कि जो अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दशहरा, दीपावली, छठ वगैरह, इन सीजन को ध्यान में रखते हुए हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा ये जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि हीरो मोटोकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो रामचरण, जो कि एक हमारे साउथ जो है मूवीज के ये एक स्टार है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि CRPF के नए महानिदेशक की नियुक्ति की गई है। इनका नाम क्या है, और इसके अलावा ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं, इस पे भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं CRPF, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है सुजय लाल थोसेन। और ये एक जो है सीनियर IPS है, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस है, और इन्हें जो है अभी हाल ही में CRPF के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इनके अगर हम करेंटली वर्किंग के बारे में बात कर ले हैं कि अभी ये क्या कार्य कर रहे हैं, यानी कि किस पद पे विद्यमान है, तो करेंटली ये जो है SSB के DG के पद पे ये अभी सुशोभित है। और इसके अलावा इन्हें एक और एडिशनल चार्ज भी दिया गया था ITBP के DG की। और अब बात करते हैं कि इन्हें जो एडिशनल चार्ज दिया गया था ITBP के DG की, अब ITBP को अपना जो है वो परमानेंट DG मिल चुका है, यानी कि डायरेक्टर जनरल मिल चुका है। और जो ITBP के अभी नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं उनका नाम है अनीश दयाल सिंह, और ये ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जो है ये नए महानिदेशक बने हैं। और करेंटली ये जो है ये एक स्पेशल डायरेक्टर के पद पर IB में ये वर्क कर रहे हैं। उनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो अभी तत्काल इफेक्ट से इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन को आपको याद रखना है कि CRPF के नए DG कौन बनाए गए हैं और
आईटीबीपी के नए डीजी कौन बनाए गए हैं, यानी कि अनीश दयाल सिंह का नाम याद रखना है और सुजय लाल थोसिन का नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। हमारा अगला न्यूज ये है कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए प्रेसिडेंट की नियुक्ति की गई है। इनका नाम क्या है और इनके पास क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो इनका नाम है ललित भसीन और ये जो है हमारे भारत देश के एक जाने माने लॉयर है और ये जो अभी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बने हैं, ये 54वें प्रेसिडेंट बने हैं। याद रखिएगा, ये 54th प्रेसिडेंट है आईएसीसी की, यानी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो आईएसीसी बोला जाता है। और ये जो है ये बिजनेस के फील्ड में या सोशल सर्कल के फील्ड में इनका नाम बहुत ज्यादा है और इन्होंने जो है आईएसीसी के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है, यानी कि ये आईएसीसी से पहले भी जुड़ चुके हैं और अभी जो इनकी नियुक्ति की गई है वो आईएसीसी के प्रेसिडेंट के रूप में की गई है। अब बात कर लेते हैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी कि जो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो व्यापार का जो रेगुलेट करने का जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसकी जो स्थापना की गई थी वो 1968 अक्टूबर में की गई थी और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में है। याद रखिएगा इन सब बातों को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है, यानी कि जो बास्केटबॉल के जो वर्ल्ड कप किए गए हैं, जो वुमेन्स का जो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है उसका खिताब यूएसए ने जीत लिया है। किस देश को हरा कर जीता है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो यूएसए ने चाइना को 83 और 61 के मार्जिन से हराकर वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है और ये उनका जो है ये 11th वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल है और जिसका आयोजन सिडनी में किया गया था, यानी कि इस वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप को 11 बार यूएसए ने जीता है और ये लगातार 4 बार जो है इस चैंपियनशिप को इन्होंने यानी कि इस वर्ल्ड कप को इस यूएसए देश ने जीत चुका है। यानी यूएसए के लिए ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है कि लगातार 4 बार इसने इस वर्ल्ड कप को जीता है और अभी तक जब से ये वर्ल्ड कप शुरू किया गया है तब से लेकर अभी तक इसने 11 बार इस वर्ल्ड कप को जीता है। और वहीं अगर चाइना जो कि इस जो है फाइनल में हार गई है, ये उसका 1994 के बाद से पहला सिल्वर मेडल है, यानी कि ये इसका पहला मेडल है और वो भी सिल्वर मेडल के रूप में, यानी कि 1994 के बाद चाइना ने वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप में कोई भी पदक नहीं जीता था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों से रिलेटेड है। तो आपके लिए जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। याद रखिएगा, जो हमारा ये सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट है और कितने सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यानी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि भारत के जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई है, लेकिन वहां पे मैंने आपको चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में भी बताया हूं, उनका नाम बताया है। अब आपसे यहां पूछा जा रहा है कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी कि इनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो 5 वर्ष के लिए की जाती है या मैक्सिमम 65 ईयर्स इनके एज पूरा होने तक की जाती है, यानी जो भी इनमें से पहले हो जाता है वहां तक। दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष या 63 वर्ष जो भी पहले हो। चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। यानी इनमें से आपको जो भी इसका सही जवाब है उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताना है और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको आज का करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है। इससे क्या होंगे कि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज अपलोड किए जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।